प्यारे बच्चों, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। आइए, अब आगे है समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, न्यून पराशरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और अति पराशरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, समपराशरी विलयन, सम मीन्स जैसा शाब्दिक बोध होता है, सम मीन्स समान, अर्थात समपराशरी विलयन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है वो कहलाते हैं समपराशरी विलयन। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखा जाए और उनमें परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है तो ऐसे विलयन कहलाते हैं समपराशरी विलयन। जब दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग रखें और ऐसे रखने पर उनमें परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है तो वो विलयन कहलाते हैं समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपराशरी विलयनों की जो परासरण दाब हैं वो एक समान होते हैं और इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि वाट ऑफ नियम के अनुसार पी वी बराबर पी डैश वी डैश, अर्थात एक विलयन का दाब P दूसरे विलयन के दाब, परासरण दाब P डैश के बिल्कुल बराबर होता है। तो जब P बराबर P डैश अर्थात एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब के समान होता है तो उनका वह आयतन अर्थात एक विलयन का आयतन V वो बिल्कुल बराबर होगा V डैश के। दूसरे शब्दों में हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे विलयन जिनकी समान मोलर कंसेंट्रेशन होती है, समान मोलर सांद्रण होता है, वो भी समपराशरी विलयन कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग रखने पर उनमें परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है वो कहलाते हैं समपराशरी विलयन। और क्यों नहीं होती है परासरण की प्रक्रिया? क्योंकि उनके परासरण दाब एक समान होते हैं और क्योंकि उनकी मोलर कंसेंट्रेशन एक समान होते हैं इसलिए उनमें परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसके साथ ही आप आगे समझेंगे न्यून पराशरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और अति पराशरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक साथ समझिए इन दोनों को कि जब हम दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रखें तो ऐसी स्थिति में जब परासरण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है वह कहलाता है न्यून पराशरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और जिसका परासरण दाब अधिक होता है वह कहलाता है अति पराशरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक बार इन दोनों की डेफिनेशन आप फिर समझ लीजिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब हम दो विलयनों को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग रखें तो ऐसी स्थिति में जब उनमें परासरण की प्रक्रिया होती है तो जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वह न्यून पराशरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है और जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है वह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अति पराशरी विलयन कहलाता है। तो इस तरीके से ये तीनों टर्म जो हैं आप लोगों को डिफाइन कर दी हैं। यहीं पर आप समझिए परासरण दाब व अणुभार में संबंध। देखिए, आपने आदर्श गैस समीकरण या अवस्था की समीकरण पीवी बराबर आर टी सुना है जो हम आपको 11th में पढ़ा चुके हैं। ये तनु विलयनों के लिए भी समीकरण मान्य होती है। तो ये समीकरण है पी वी बराबर आर टी जहां पर P बराबर परासरण दाब, V बराबर वह आयतन जिसमें विलेय का
1 मोल घुला है, R बराबर विलयन स्थिरांक, जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है और T कैपिटल T है परमताप। अब इस तरीके से आप समझेंगे कि माना कोई विलेय पदार्थ जिसका अणुभार कैपिटल M है, उसका स्मॉल m द्रव्यमान V लीटर आयतन में घुला हुआ है। ध्यान करिए, कोई विलेय पदार्थ है और उस विलेय पदार्थ का अणुभार कैपिटल M है, उस विलेय का स्मॉल m ग्राम द्रव्यमान V लीटर आयतन में घुला हुआ है। ऐसी स्थिति में स्मॉल m ग्राम घुला है बराबर कितने में? 1 लीटर। तो 1 ग्राम विलेय पदार्थ घुलेगा कितने में? 1 स्मॉल m लीटर में। फिर ध्यान कीजिए, उस विलेय पदार्थ जिसका अणुभार कैपिटल M है, उसके स्मॉल m ग्राम घुले हैं कितने में? 1 लीटर में। और इसलिए 1 ग्राम घुलेगा कितने में? 1 स्मॉल m लीटर में। ऐसी स्थिति में उसका कैपिटल M ग्राम मीन्स 1 मोल, इसका मतलब है 1 मोल, यानी अणुभार के बराबर ग्रामों में मात्रा, मोल का मतलब वो घुलेगा कितने में? 1 इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। और ध्यान रखें, ये कैपिटल M अपॉन स्मॉल m ये बराबर होता है किसके? V के, अर्थात वह आयतन जिसमें उस पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ है। तो इस तरीके से इस V की वैल्यू को हम इस समीकरण में रख दें। मान लो ये 1 नंबर समीकरण है, तो एक समीकरण में रख लीजिए नंबर 1 में V के स्थान पर। तो P इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू R इंटू T। इस हिसाब से अगर हम कैपिटल M को एक तरफ ले लें, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये कैपिटल M बराबर आएगा स्मॉल m इंटू R इंटू T अपॉन P। ये एक इक्वेशन आ गई कि उस पदार्थ का जो अणुभार है वो बराबर होगा स्मॉल m जो उस विलेय की ग्रामों में मात्रा है, इंटू R जो विलयन स्थिरांक है, कैपिटल T परमताप है, अपॉन P परासरण दाब है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से उस पदार्थ का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है या उस विलयन का परासरण दाब P ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये आप समझ रहे हैं परासरण दाब और अणुभार में संबंध। एक बार फिर देख लीजिए इसको, परासरण दाब और अणुभार में संबंध को, कि आपने ये समीकरण है PV बराबर RT, जो तनु विलयनों के लिए भी मान्य होती है। इसमें P यहां पर परासरण दाब है, V वो आयतन है जिसमें उस पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ है, R विलयन स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है, और T परमताप है। अब मान लीजिए कोई विलेय पदार्थ है जिसका अणुभार कैपिटल M है और उस विलेय का स्मॉल m ग्राम मात्रा V लीटर आयतन में घुली गई है। तो इस स्थिति में यहां पर देखिए ध्यान से, स्मॉल m ग्राम विलेय पदार्थ का घुला है कितने में? 1 लीटर में। तो 1 ग्राम घुलेगा कितने में? 1 अपॉन स्मॉल m लीटर में। और उस पदार्थ का 1 मोल अर्थात जितना उसका अणुभार है, अणुभार कितना है? कैपिटल M है। तो कैपिटल M ग्राम जो कि उसका 1 मोल है वो घुलेगा 1 इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, यानी कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। और ये किसके बराबर होगा? V के। V यानी वो वॉल्यूम
जिसमें उसका 1 मोल घुला हुआ है। तो यहां V की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए आप, तो इससे एक नई समीकरण आ जाती है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू R इंटू T अपॉन P, जिसके द्वारा हम कोई एक चीज इनकी ज्ञात कर सकते हैं। यदि विलेय पदार्थ का, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात है, हमको स्मॉल m, R कांस्टेंट है, ताप या तो निश्चित है या हमको मालूम है, और इन दोनों में से एक चीज को ज्ञात किया जा सकता है। यदि अणुभार ज्ञात है तो परासरण दाब निकाला जा सकता है, और यदि परासरण दाब ज्ञात है तो उस अज्ञात विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरीके से अभी आपने समझा परासरण दाब और अणुभार में संबंध। अब आगे आइए आप, मैं आपको बता रहा हूं व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस या ROB कहते हैं। RO आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप में से अधिकांश बच्चों के घरों में RO लगे हुए हैं, जो वाटर प्योरीफायर है, जिसको RO शॉर्ट में कहते हैं। RO की फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको ध्यान से समझिए। प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण क्या होता है, समझिए गौर से। देखिए, अगर हम किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करें, ध्यान रखिए, यदि हम किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करें, कैसी कंडीशन में, कि जब वहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उपस्थित हो, तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। विपरीत दिशा में अधिकतर अभी हमने आपको यह समझाया है, परासरण की प्रक्रिया क्या होती है कि कम सांद्रता के विलयन से अधिक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होकर अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ विलायक अणुओं का जो प्राकृतिक बहाव होता है, फ्लो होता है, वो कहलाता है परासरण। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन में कि अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, ये SPM है, सेल्यूलोज नाइट्रेट की बनी हुई होती है इस प्रक्रिया में। तो यदि हम इस कंडीशन में इस विलयन पर इतना बाहरी दाब लगाएं, कितना, उसके परासरण दाब से अधिक, तो ये जो परासरण की प्रक्रिया है ये उल्टी दिशा में होने लगती है, विपरीत दिशा में होने लगती है, और विपरीत दिशा में होने वाली यह प्रक्रिया ही कहलाती है व्युत्क्रम परासरण। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोम परासरण, व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको RO से प्रकट करते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि देखिए, ये एक पात्र है, इसमें बीच में लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेल्यूलोज नाइट्रेट की बनी हुई होती है। एक तरफ एक ट्यूब के द्वारा ये वाटरप्रूफ पिस्टन दाब आरोपित करने के लिए है, और दूसरी तरफ ये नली यू के आकार की उल्टी और इस पात्र में लगी हुई है। तो यहां पर जो आएगा ये प्योर वाटर आएगा। समझिए कि यदि हम ऐसी कंडीशन में एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हम एक तरफ विलयन रखें और एक तरफ शुद्ध विलायक रखें, ऐसी कंडीशन में हम उस विलयन पर, किस पर, विलयन पर इतना दाब आरोपित करें, उसके परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करें, तो परासरण की प्रक्रिया उल्टी दिशा में होने लगती है। जनरली ये समझिए आप कि यदि हम इधर शुद्ध जल लें और इधर विलयन लें, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस विलायक की तरफ से इधर जाने लगेंगे। लेकिन अगर इस विलयन पर इतना बाहरी दाब आरोपित करें, उसके परासरण दाब से अधिक हो, तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में होने लगती है, अर्थात अपने स्वभाव के विपरीत होने लगती है। और यही उल्टी दिशा में होने वाली परासरण की प्रक्रिया कहलाती है व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण। व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण प्रक्रिया की खोज जब से हुई है, तब से मानव के सामने जो पीने का जल है
उसकी समस्या का एक समाधान सामने आ गया है। क्योंकि देखिए, पानी की दुनिया में कोई कमी नहीं है, परंतु पॉल्यूटेड वाटर है, सी वाटर जो समुद्री जल है बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन वो पीने के योग्य नहीं है। लेकिन जब से ये व्युत्क्रम परासन की प्रक्रिया की खोज हुई है, हमारे सामने पीने के पानी की समस्या का एक सॉल्यूशन आ गया है कि यदि विकट परिस्थितियां हुई तो समुद्र के जल को भी शुद्ध जल में परिवर्तित करके इस प्रक्रिया के द्वारा यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा अभी व्युत्क्रम परासन। शॉर्ट टेस्ट शब्दों में मैं आपको बताऊं कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हम विलयन पर इतना अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखकर विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। यही कहलाती है प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूं। आइए समझते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर क्या चीज है। देखिए, वाष्प दाब, मान लीजिए कोई कंटेनर है, ये कोई पात्र है और इसमें कोई लिक्विड यानी तरल पदार्थ है। तो आप जानते हैं कि जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स सदैव प्रत्येक दिशा में अनियमित गति करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो द्रव के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या द्रव के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा डायनामिक कंडीशन में रहते हैं और ऊपरी सतह पर अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण ये द्रव के अणु इस बाहरी सतह को छोड़कर बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाने लगते हैं। क्यों जाने लगते हैं? क्योंकि ऊपरी सतह पर उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होने के कारण वो इस ऊपरी सतह को छोड़कर बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाने लगते हैं। इनकी ये जो प्रवृत्ति है ये कहलाती है निर्गामी प्रवृत्ति। क्या कहलाती है? निर्गामी प्रवृत्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी, निर्गामी प्रवृत्ति। अब जब ये इस सतह को छोड़कर बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाते हैं तो उस समय इस सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं और वही दाब कहलाता है वाष्प दाब। एक बार फिर समझिए शॉर्ट शब्दों में कि देखिए, द्रव के अणु सदैव गतिशील अवस्था में होते हैं, परंतु ऊपरी सतह पर अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण द्रव के ये अणु बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाने लगते हैं। जब ये बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाते हैं तो उस समय इस सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं और यही दाब कहलाता है वाष्प दाब। ध्यान रखना, प्रत्येक शुद्ध द्रव का या शुद्ध विलायक का उस ताप पर निश्चित वाष्प दाब होता है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को हम या तो P0 के द्वारा या P0 के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। अगर इस शुद्ध विलायक में हम कोई भी विलेय पदार्थ, नॉन वॉलेटाइल विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो निर्गामी प्रवृत्ति घट जाती है। क्यों घट जाती है निर्गामी प्रवृत्ति? क्योंकि वो विलेय पदार्थ के जो अणु हैं विलायक अणुओं पर एक अवरोध पैदा करते हैं, जिससे वो बाहरी वायुमंडल में जाने कम हो जाते हैं, अर्थात उनकी निर्गामी प्रवृत्ति घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब में भी कमी आती है। और ये जो कमी है वाष्प दाब में आई हुई कमी, यही कहलाती है वाष्प दाब अवनमन। होता कैसे है वाष्प दाब अवनमन? जब हम किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ कुछ मात्रा में डाल देते हैं तो विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है और विलेय की उपस्थिति में आई हुई यह कमी ही कहलाती है वाष्प दाब अवनमन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
एक बार आप इन दोनों को दोबारा सुनिए, वाष्प दाब और वाष्प दाब अवनमन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप जानते हैं जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा डायनेमिक कंडीशन में होते हैं। आप उनको कितना ही भी स्थिर रख दीजिए, हमेशा मोशन में होते हैं, गति करते रहते हैं। लेकिन ऊपरी सतह पर गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाने लगते हैं। जब ये बाहरी वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाते हैं उस समय इस सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं और वो ही दाब कहलाता है वाष्प दाब। ध्यान रखना, प्रत्येक शुद्ध विलायक का एक निश्चित वाष्प दाब होता है जिसको हम P0 या P0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए अगला टर्म है वाष्प दाब अवनमन। यदि हम इस शुद्ध विलायक में कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाल देते हैं तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डालने से जो निर्गामी प्रवृत्ति या एस्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है एस्केपिंग टेंडेंसी कम? क्योंकि विलय के जो अणु हैं वो विलायक अणुओं पर एक अवरोध लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे वो बाहरी वायुमंडल में जाने कम हो जाते हैं, अर्थात उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी घटने के कारण उनके वाष्प दाब में भी कमी आ जाती है। तो इस तरीके से शॉर्ट टेस्ट शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि किसी विलायक में जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस प्रकार विलेय पदार्थ की उपस्थिति में वाष्प दाब में आई हुई यह कमी ही वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 या P0 है और उसी विलायक में निश्चित सांद्रता का एक विलयन बना है, उस विलयन का वाष्प दाब PS है। तो वाष्प दाब अवनमन इस तरीके से वाष्प दाब अवनमन बराबर होगा P0 माइनस PS। ध्यान रखें कि ताप वृद्धि के साथ ये जो P0 माइनस PS है ये बढ़ता रहेगा, अर्थात इसकी वैल्यू ताप वृद्धि के साथ ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये दो टर्म वाष्प दाब और वाष्प दाब अवनमन ये समझा। अब साथ के साथ समझ लीजिए आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निश्चित होता है। मान लीजिए किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 या P0 है और उसी विलायक में बने विलयन का वाष्प दाब PS है, तो वाष्प दाब में जो कमी या अवनमन हुआ वो हुआ P0 माइनस PS। यद्यपि P0 माइनस PS ताप वृद्धि के साथ बढ़ता रहता है, परंतु वान बेबो नामक साइंटिस्ट ने 1848 में वान बेबो नामक साइंटिस्ट ने बताया कि अनुपात P0 माइनस PS अपॉन P0, ये जो अनुपात है ये प्रत्येक ताप पर सदैव स्थिर रहता है और ये ही कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस तरीके से एक बार फिर सुनिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निश्चित होता है। माना किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है या P0 है और उसी विलायक में बने विलयन का वाष्प दाब PS है, तो वाष्प दाब में जो अवनमन होगा वो P0 माइनस PS होगा। अब वान बेबो ने समझाया 1948 में कि ये जो अनुपात है, उसने ये बताया था कि ताप वृद्धि के साथ ये जो वाष्प दाब अवनमन है ये भी बढ़ता रहता है, लेकिन जो अनुपात है
P0 माइनस PS अपॉन P0, ये प्रत्येक ताप पर सदैव स्थिर रहता है और यही कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस तरीके से आपने ये तीनों चीजें ध्यान से पढ़ी होंगी। अब आप समझिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट नामक साइंटिस्ट ने तनु विलियनों के वाष्प दाब पर अनेक एक्सपेरिमेंट किए और उससे जो निष्कर्ष निकाला उसको एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया और यह कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। राउल्ट ने यह जो नियम दिया था 1887 में दिया था। क्या नियम है? बहुत आसान है। उन्होंने बताया था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल्स की संख्या और संपूर्ण मोल्स की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आप फिर दोबारा सुनिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल्स की संख्या और संपूर्ण मोल्स की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें ये दो चीजें हैं, विलेय के मोल्स की संख्या और संपूर्ण मोल्स की संख्या का जो अनुपात है ये कहलाता है विलेय का मोल प्रभाज। ध्यान करिए, विलेय का जो मोल प्रभाज होता है वो होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल N, जहां पर स्मॉल n क्या है? विलेय के मोल्स की संख्या, और स्मॉल n प्लस कैपिटल N क्या है? विलेय के मोल्स की संख्या प्लस विलायक के मोल्स की संख्या। तो ये पोर्शन कहलाता है विलेय का मोल प्रभाज, अर्थात विलेय का ची। दूसरे शब्दों में, शॉर्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है P0 माइनस PS अपॉन P0, और ये किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के, अर्थात विलेय का मोल प्रभाज या विलेय का ची। और आप जानते हैं विलेय का जो ची होता है वो होता है विलेय के मोल्स की संख्या, यानी स्मॉल n बटे विलेय के मोल्स की संख्या प्लस विलायक के मोल्स की संख्या। ये बराबर हो गया P0 माइनस PS अपॉन P0, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह है आपका राउल्ट का नियम। किससे संबंधित है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। अब यही आप समझिए राउल्ट का नियम और अणुभार में संबंध। राउल्ट का नियम और अणुभार में संबंध। राउल्ट का नियम व अणुभार में संबंध। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम और अणुभार में संबंध। मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी प्रयोग में विलेय की मात्रा स्मॉल m, बल्कि आप स्मॉल w ग्राम मानिए, और विलेय का अणुभार स्मॉल n मानिए। दूसरी तरफ विलायक की मात्रा बराबर कैपिटल W
कैपिटल डब्ल्यू ग्राम और विलायक का अणुभार बराबर कैपिटल एम है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, हमने आपको समझाया है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के, अर्थात स्मॉल n अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल n। तो यहां पर आप स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोल्स की संख्या। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोल्स की संख्या। और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल्स की संख्या। तो विलेय के मोल्स की संख्या स्मॉल n बराबर होती है विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। ग्रामों में मात्रा है स्मॉल w ग्राम और अणुभार है स्मॉल m। तो इस तरीके से विलेय के मोल्स की संख्या स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और विलायक के मोल्स की संख्या कैपिटल N बराबर होगी किसके? विलायक की ग्रामों में मात्रा कितनी है? कैपिटल W बटे विलायक का अणुभार अर्थात कैपिटल M। ये हो गई किसकी वैल्यू? विलेय के मोल्स की संख्या। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय के मोल प्रभाज के, इस n के स्थान पर इन वैल्यूओं को रख दीजिए। तो ये आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। हम जानते हैं कि जो तनु विलयन होते हैं, तनु विलयन, उनके लिए कैपिटल N की तुलना में स्मॉल n का मान बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। इसलिए वहां पर स्मॉल n अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल N के स्थान पर केवल स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्रयोग करते हैं। अर्थात उन विलयनों के लिए P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्रयोग में लाया जाता है। इस हिसाब से P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर होगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल N की वैल्यू यहां पर है, ये है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। या हम ऐसे कर सकते हैं कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। इस नीचे के वाले पोर्शन को उल्टा करके ऊपर रख दीजिए, इनटू ऊपर m चला जाएगा कैपिटल और नीचे आ जाएगा कैपिटल W। तो इस तरीके से P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर होगा स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। ये संबंध हो जाएगा किसमें? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और अणुभार में। अब देखिए, मान लीजिए किसी निश्चित मात्रा के विलायक में निश्चित मात्रा में कोई विलेय पदार्थ घोला गया है, जिससे उनके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात किया जा सकता है और इन वैल्यूओं को रखकर विलेय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। तो आप समझिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी जो राउल्ट का नियम है उसके अनुसार अणुभार में संबंध इस प्रकार होगा P0 माइनस PS अपन P0 बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम और अणुभार में संबंध।